रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 1। तो इंटर पार्ट 1 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। टॉपिक है हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो लेक्चर को डिटेल में डिस्कस करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और इंशाल्लाह आप हमारे चैनल से केमिस्ट्री सीखेंगे तो आपको हमारा ये इंशाल्लाह आपसे वादा है फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे और आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे और आपके तमाम क्वेश्चंस भी जो टॉपिक रिलेटेड होते हैं वो भी इंशाल्लाह हम क्लियर करवा दिया करेंगे और टॉपिक में ही क्लियर हो जाया करेंगे। आपको टॉपिक इस वे से पढ़ाया जाएगा कि आपके उठने वाले तमाम सवालात जो है उनके जवाबात आपको खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। तो चलें हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप स्टार्ट करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बायो और केमिस्ट्री के बर वक्त लेक्चर्स भी मिलते रहें और कोशिश हमारी जारी है इंशाल्लाह आपको मैथ फिज़िक्स के लेक्चर भी सलीम साहब के मिलते रहेंगे। तो चलें जी, मैं हूँ अमार खान फरीदी और आज हमारा टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपने जिस तरह से बायो में पढ़ा है कि द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी, कि माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल माइक्रोस्कोपी कहलाता है। तो सेम इज़ द केस हियर, द यूज़ ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर इज़ कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, तो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके तहत हम आइसोटॉप्स की जो एटॉमिक मैसेज हैं वो हम फाइंड करते होते हैं, उनकी रिलेटिव अबंडेंस को हम फाइंड करते होते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। तो चलें यूज़ करते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू मेजर द एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स। बेसिकली मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक टेक्निक है जो कि आइसोटॉप्स के मास एटॉमिक मैसेज को जो है वो फाइंड करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए और इनकी रिलेटिव अबंडेंस एंड आल्सो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स, और आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबंडेंस जो है उसको भी जो है वो ये फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है और इसके 3 मेन चैम्बर्स होते हैं। पहला आयोनाइजेशन चैम्बर, दूसरा एनालाइजर है, तीसरा कलेक्टर है। तो आयोनाइजेशन चैम्बर नाम से ही ज़ाहिर है कि आयंस फॉर्मेशन करता है, इसको हम डिटेल में स्ट्रक्चर में बात करेंगे। नंबर 2 पे आ रहा है जी एनालाइज़र। तो एनालाइज़र जो है ये एनालाइज करता है, ठीक है, और इसमें हमारे पास एनालाइज़र में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है। खैर हम इसको डिटेल में इंशाल्लाह जो है इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, तब आपको वहाँ पे समझा दूंगा, तो परेशान नहीं होना। एनालाइज़र के बाद हमारे पास आ रहे हैं जी कलेक्टर। कलेक्टर पे जो है हमें रिलेटिव अबंडेंस जो है वो फाइंड हो जाती है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। हम पीछे डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो डायग्राम पे आते हैं जी। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर ये आपके सामने है जी, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे अपने मोबाइल्स, अपने लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर। मास स्पेक्ट्रोमेट्री बेसिकली हमारे पास ये मास स्पेक्ट्रोमीटर है, ये जितना बनाया हुआ मैंने जी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पे है जी इनलेट। ठीक है, इनलेट वो चीज़ होती है यानी कि जहाँ से कोई चीज़ जो है वो इंटर की जाती है, यानी इंट्रेंस पॉइंट है जहाँ से हम कोई ना कोई चीज़ इसके अंदर दाखिल करेंगे। तो इनलेट में हम यहाँ पे जो भी एलिमेंट लेंगे जिसके आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबंडेंस हमने फाइंड करनी है, तो ये याद रखें कि जो एटम आप ले रहे हैं जिसकी आपने रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स फाइंड करने हैं, तो उस एटम को आपने वेपर स्टेट पे लेना है। ठीक है, ये आपको पता है कि वेपर स्टेट हम हाईली टेम्परेचर देके किसी चीज़ को वेपराइज स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वेपर स्टेट में हम लेंगे, यहाँ पे जी हम ले रहे हैं जी नियॉन। ठीक है, तो हमारे पास नियॉन जो है इसको हम, चूँकि ये है ही वेपर स्टेट पे ऑलरेडी एक गैसेस फॉर्म में, तो नियॉन को जब हम इनलेट के थ्रू इंटर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये है जी हीटेड फिलामेंट। ठीक है, हीटेड फिलामेंट जो है ये हमारे पास इसको जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट हीटेड फिलामेंट से प्रोड्यूस होता है तो एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो मैंने अभी ड्रा की है, ठीक है,
ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलती है, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स कि चार्जेस का बहाव ही हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कराता है, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, के इलेक्ट्रॉन का फ्लो है यहाँ से, अब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो इसी तरह से जब हमारे पास नियॉन वेपराइज स्टेट में यहाँ पे नियॉन हम दाखिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे नियॉन के जो चूँकि आयोनाइजेशन चैम्बर है, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है आयोनाइजेशन चैम्बर, तो आयोनाइजेशन चैम्बर है, यहाँ पे आयोनाइजेशन चैम्बर में यहाँ पे आयंस की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जनरेट हो जाएंगे, और इसमें जो पॉजिटिव आयंस हैं ये वाले, अब इस एटम के जो पॉजिटिव आयंस है यहाँ पे साथ ही पड़ा हुआ है नेगेटिव ग्रिड, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा इन पॉजिटिव आयंस को अपनी जानिब, ठीक है। यहाँ पे इसने अपनी जानिब अट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद जब इससे ये पास आउट होंगे तो हमारे पास ये आइसोटॉप्स पहुँचेंगे जी एक्सेलरेटिंग प्लेट्स में यहाँ पे। अब एक्सेलरेटिंग प्लेट्स क्या है, एक्सेलरेटिंग प्लेट्स हमारे पास साथ ये बिल्कुल साथ साथ लाई कर रही होती हैं, इनमें आयंस को सेम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी है जी एक्सेलरेटिंग प्लेट्स ने। एक्सेलरेटिंग प्लेट्स का काम ये है कि ये आयंस जो यानी कि आइसोटॉप्स यहाँ पे जो आ रहे हैं इनके अंदर, इनको सेम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी है इन एक्सेलरेटिंग प्लेट्स ने, ताकि ये आगे एक्सेलरेट होते चले जाएं। अब ये अपनी काइनेटिक एनर्जी आपको पता है द एनर्जी ड्यू टू चेंज ऑफ मोशन, ठीक है, यानी कि चेंज ऑफ पोजीशन, यानी पोजीशन चेंज करने के लिए, मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मूवमेंट करने के लिए यूज़ होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ये एलिमेंट्स के जो आइसोटॉप्स हैं, इसके ये जो एटम के आइसोटॉप्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं यानी आयंस, तो ये आयंस, इनको हम आयंस और आइसोटॉप, यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना कि सर कभी आयंस कह रहे हैं कभी सर जो है वो आइसोटॉप्स कह रहे हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली एटम के एलिमेंट्स ही हैं जो आयंस में चेंज हुए हैं, क्योंकि जब हमने इसको हीटेड फिलामेंट से पास किया है इलेक्ट्रिक करंट से, जब हीटेड फिलामेंट में इलेक्ट्रिक करंट था तो उससे जब ये पास हुए तो ये आयोनाइजेशन चैम्बर भी कहलाता है, हीटेड फिलामेंट वाला चैम्बर। तो यहाँ पे ये आयंस में कन्वर्ट हो गए हैं, तो बेसिकली ये हमारे आइसोटॉप्स ही हैं जो आयंस में कन्वर्ट हो गए। अब ये आयंस या आइसोटॉप्स कह लें तो एक ही बात है। तो अब ये वाले आयंस हमारे पास एक्सेलरेटिंग प्लेट से होते हुए आएंगे जी एनालाइज़र में। ये हैं जी हमारे पास एनालाइज़र। अब ये एनालाइज़र मैग्नेट का बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड में आयंस जो है ये सर्कुलर पाथ को अटेन करेंगे, यानी ये एक इस तरह का गोल राउंड जो है वो पाथवे बनाएंगे और उसमें ये मूव करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में जितना इसका जो मतलब सर्कुलर पाथ बड़ा होगा उतनी उनकी चार्ज टू मैस रेशो भी बड़ी होगी। E/m जिसको हम बोलते हैं, E से मुराद चार्ज है, M से मुराद मैस है, और इसको हम बोलते हैं चार्ज टू मैस रेशो E/m। ये इक्वल टू होती है हमारे पास H² R² और E। तो यहाँ पे E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, H हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, R हमारे पास रेडियस है यानी रदास। ये जो रेडियस है गोल, ये हमारे पास ये रेडियस पर हमारे पास एनालाइज़र के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी सर्कुलर पाथ, जितना सर्कुलर पाथ अटेन किया है किसी ने, किसी आइसोटॉप ने, किसी आयन ने, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास इसका रेडियस कहलाएगा। तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करने के बाद यहाँ पे एनालाइज़र में पहुँचने के बाद अब क्या होगा कि हमारे पास ये एक फार्मूला हमने जनरेट कर लिया, E/m इज़ इक्वल टू H² R²/E। तो अब हमारे पास H² और R², H मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है मैग्नेटिक फील्ड है, E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, R रेडियस है, और E/m चार्ज टू मैस रेशो है। चार्ज टू मैस रेशो डिपेंड करती होती है इन फैक्टर्स पे, ठीक है, ये जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब यहाँ पे हमने चूंकि नियॉन लिया है तो नियॉन एटम के 3 एलिमेंट्स यानी 3 आइसोटॉप्स बनते हैं। तो यहाँ पे हम इनको 3 में, इन्होंने ये खुद ब खुद ही एनालाइज़र ने इनको एनालाइज कर दिया है 3 वे में। इसने 3 एलिमेंट्स को जो है वो डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू मैस रेशो। तो कलेक्टर पर, ये हमारे पास कलेक्टर है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलेक्टर। चलें, अब ये वाला जो कलेक्टर है ना हमारे पास, अब इस कलेक्टर पर हमारे पास ये वाले जो चार्ज टू मैस रेशो के अकॉर्डिंग एलिमेंट सेपरेट आउट हो गए नियॉन के। चूंकि नियॉन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22।
तो हमारे पास तीनों आइसोटोप्स को जो है वो एनालाइजर ने एनालाइज करके सेपरेट आउट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू मास रेशो। यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू मास रेशो। ये जो सेपरेट आउट करता है एनालाइजर, वो चार्ज टू मास रेशो की बुनियाद पे ही इनको सेपरेट आउट करता है। जिनकी चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा होती फिर वो वाले, फिर उनसे कम वाले, फिर उससे कम वाले, सो ऑन। तो हमारे पास 3 थे यहाँ पे नियॉन के, तो तीनों ही बने हमारे पास 20, 21, 22। ये हमारे पास कलेक्टर है, कलेक्टर पे अब ये शो हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कलेक्टर पर इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि करंट की जो स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिलेटिव अबंडेंस के, ठीक है। तो हमारे पास अबंडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा हमारे पास करंट की स्ट्रेंथ, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी लिखा हो। करंट स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स, यानी जिस आइसोटॉप्स की अबंडेंस होगी उतना ही वो स्ट्रांगली करंट प्रोड्यूस करेगा। अब समझ में आ गई ना मेरी बात कि करंट स्ट्रेंथ क्या है, यानी जितनी जिसकी अबंडेंस है, बहुतात उर्दू में वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है, बहुतात, बहुत होना यानी ज़्यादा होना, ठीक है। ज़्यादती यानी कि किसी चीज़ का ज़्यादा होना। अब जितना ज़्यादा आइसोटॉप अबंडेंटली पाया जा रहा है, यानी उसकी बहुतात पाई जा रही है, उसकी अमाउंट यानी उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रांगली करंट जनरेट करेगा। करंट जनरेट होगा जी कलेक्टर पे, कलेक्टर आगे इस करंट को एम्पलीफायर में भेज देगा, एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई करेगा इलेक्ट्रिक करंट को जो प्रोड्यूस हुआ है किसकी वजह से, ऑन फॉलिंग ऑफ आइसोटॉप्स, ये जो नियॉन के आइसोटॉप्स बने। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन था इनके आइसोटॉप्स के अबंडेंस पे। अब एम्पलीफायर इस करंट को एम्पलीफाई करके सिग्नल भेज देता है, हमारे पास आगे लगी होती है रीड आउट डिवाइसेस। रीड आउट में होता है पढ़ना, ठीक है। अब रीड आउट डिवाइसेस इसको रीड करने के बाद हमारे पास एक ग्राफ की सूरत में शो हो जाता है। ये वाला ग्राफ है जिसके अलॉन्ग एक्स एक्सिस चार्ज टू मास रेशो E/m ली जाती है और अलॉन्ग वाई एक्सिस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स ली जाती है। तो इस तरह से हम एक ग्राफ जनरेट कर लेते हैं जी। हमारे पास ये बन जाएगा 20, चलो ऊपर लिख लेते हैं 20, 21, 22। ये अब क्या है जी, हमारे पास बिलतरतीब एटॉमिक मैसेज हैं, बिलतरतीब किसके, हमारे पास नियॉन एटम के आइसोटॉप्स के। नियॉन 20 है, नियॉन 21 है, नियॉन 22 है। ये हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एन एटम एंड आइसोटॉप ऑफ एटम, ठीक है। कि हमारे पास एक एटम के आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबंडेंस हम किस तरह से फाइंड करते हैं। दोबारा फिर से मैं एक बार आपको रिपीट आउट करवाता हूँ ताकि आपके माइंड में उभरने वाले क्वेश्चंस फिर से सॉल्व आउट हो जाएं खुद ब खुद ही। हमारे पास आला जी मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसका यूज़ मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहलाता है। और ये यूज़ किस लिए किया जाता है, वंस अगेन आपको बताता चलूँ, ये यूज़ किया जाता है हमारे पास एलिमेंट्स जो हमारे पास एटम्स हैं उनके आइसोटॉप्स के लिए, ठीक है। आइसोटॉप्स की डेफिनेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। सो हमारे पास इसके लिए ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास इनलेट है, यहाँ से हम कोई चीज़ दाखिल करते होते हैं, ठीक है। साथ हमारे पास हीटेड फिलामेंट लगा हुआ है, ये वाला हीटेड फिलामेंट के आगे नेगेटिव ग्रिड है, नेगेटिव ग्रिड के आगे 2 एक्सेलरेटिंग प्लेट्स हैं, ठीक है। उसके आगे एनालाइजर चैम्बर है, एनालाइजर चैम्बर के नीचे सबसे एंड पे कलेक्टर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने जी नियॉन को लिया है, नियॉन एटम। तो नियॉन को जब हम वेपराइज स्टेट में, जब वेपर स्टेट में इसको इंटर करेंगे तो गैसियस स्टेट में जब ये जाएगी तो आगे हीटेड फिलामेंट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है हीटेड फिलामेंट से, और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ये मैंने आप शो किए हुए हैं, ठीक है। अब ये आयोनाइजेशन चैम्बर है, चूंकि वो इस गैस की आइंस बना देगा। अब ये आइंस में से जो पॉजिटिव आइंस हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा नेगेटिव ग्रिड। अब यहाँ पे बच्चे आप कहेंगे कि सर ये तो हीटेड फिलामेंट्स में ऑलरेडी जो है वो इलेक्ट्रॉन भी तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन तो इन पॉजिटिव चार्जेस को वो भी तो अट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रांगली देखना होगा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कौन कर रहा है। स्ट्रांगली अट्रैक्ट ये नेगेटिव ग्रिड करेगा, तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट वो इनको करके पॉजिटिव आइंस को अपनी जानब खींच लेगा। अब ये पॉजिटिव आइंस बेसिकली क्या है, ये हमारे पास आइसोटॉप्स ही हैं। इनको हम आइसोटॉप्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर ये वेपर स्टेट में जब इसको गैस स्टेट में लाए थे नियॉन को, तो ये आइंस में तब चेंज हुई जब हमने इसको हीटेड फिलामेंट से पास किया इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये आइंस में तब्दील होगी, क्योंकि ये आयोनाइजेशन चैम्बर है।
यहाँ से आगे एक्सीलरेटिंग प्लेट्स में ये आइंस आए और एक्सीलरेटिंग प्लेट्स ने इन आइंस को सेम काइनेटिक एनर्जी दी। काइनेटिक एनर्जी इन्होंने मोशन के लिए यूज़ की, मूवमेंट के लिए, और मूवमेंट करते हुए ये एनालाइजर चैम्बर में आए। एनालाइजर चैम्बर मैग्नेट का बना हुआ है। एनालाइजर चैम्बर में हमने कहा कि यहाँ पे ये एक सर्कुलर पाथ बनाएंगे जो इनका मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ से मूव होते हुए यहाँ पे आएंगे। तो अब ये इनका जो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये इस तरह से कुछ मूव करेंगे। तो जितना कोई सर्कुलर पाथ अटेन करेगा उतनी उसकी ज़्यादा जो है वो चार्ज टू मास रेशो होगी। चार्ज टू मास रेशो E/m वैल्यू हमारे पास फार्मूला है जी, H²/R²/E, ठीक है। E यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, H² मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे H से मुराद मैग्नेटिक फील्ड है, R हमारे पास रेडियस है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये एनालाइज़र सेपरेट आउट कर देगा हमारे पास 3 एलिमेंट्स को, नियॉन के एटम्स के एलिमेंट्स जो हमारे पास 3 यहाँ पे आइसोटॉप्स आए हैं, ठीक है, उनको, क्योंकि नियॉन के आइसोटॉप्स ही 3 होते हैं। अब ये किस बेस पे इनको सेपरेट आउट करेगा? ऑन द बेस ऑफ चार्ज टू मास रेशो। जिसकी जितनी ज़्यादा चार्ज टू मास रेशो होगी वो उतनी ज़्यादा अबंडेंटली फॉर्म पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इनके अबंडेंस के लिहाज से पहले 20, फिर 21, 22, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22 कलेक्टर पे होंगे। फिर यहाँ पे ये क्या होगा कि फिर से अब हमें ये तो पता चल गया कि कलेक्टर पे नियॉन 20 भी आ गया, नियॉन 21 भी आ गया, नियॉन 22 भी आ गया। अब इनकी रिलेटिव अबंडेंस का कैसे पता चलेगा? यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने फोकस करना है। अब रिलेटिव अबंडेंस आपको तब पता चलेगी कि जब ये इनके एलिमेंट्स, अगर नियॉन 20 ज़्यादा स्ट्रांगली करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर इसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा होगी। जो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा करंट स्ट्रांगली प्रोड्यूस करेगा उसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि करंट स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अबंडेंस। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले लिख के दिखा दिया। तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक करंट की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अबंडेंस के। तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कि कौन स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है, नियॉन 20 कर रहे हैं, नियॉन 21 कर रहे हैं, नियॉन 22 कर रहे हैं, सो जो भी है, जिसकी जितनी इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ होगी उतनी वो अबंडेंस में पाया जाएगा। इससे हमें इनकी बहुतात का, इनकी अमाउंट का, इनकी कंसंट्रेशन का, इनकी अबंडेंस का अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा नियॉन जो है वो ज़्यादा अबंडेंटली पाया जाता है। नियॉन 20 अबंडेंटली पाया जाएगा क्योंकि इसका करंट ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू नियॉन 21 और नियॉन 22। अब रिलेटिव अबंडेंस ये फाइंड होगी इनकी, ठीक है। इनके एटॉमिक मैसेज भी फाइंड हो गए। तो हमारे पास नेक्स्ट एम्पलीफायर है, वो इस से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है उसको एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करने के बाद रीड आउट डिवाइसेस हैं, इन पे भेज दिया जाता है। रीड आउट डिवाइसेस जो है रीडिंग नोट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास फिर एक ग्राफ है। ग्राफ में अलॉन्ग वाई एक्सिस हम रिलेटिव अबंडेंस लेते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम चार्ज टू मास रेशो लेते हैं। यहाँ पे ग्राफ में 20, 21, 22 लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना। 1, 2, 3 भी हम लिख सकते थे लेकिन हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं लिखेंगे, हमने नियॉन लिया है। तो हमने नियॉन लिया तो नियॉन के आइसोटॉप्स 20, 21 और 22 ही होते हैं। नियॉन के जो आइसोटॉप्स के बिलतरतीब एटॉमिक मैसेज हैं वो हमने फाइंड कर लिए हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।